नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है गोल्डन वॉइस स्टूडियो के इस एपिसोड में। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने संगीत को ही अपना जीवन बना लिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दीपेंद्र हलदर जी की। संगीत में उनकी दीक्षा बचपन में पिता के हाथों हुई। इसके बाद उन्होंने नियमित रूप से संगीत की कक्षाएं ली, तालीम हासिल की और संगीत को ही अपनी आजीविका का साधन भी बनाया। वे उन चंद खुशनसीब लोगों में से हैं जिनका पैशन ही उनका प्रोफेशन हो जाता है और आज अवकाश प्राप्त करने के बाद भी वे लगातार इस सफर को जारी रखे हुए हैं। वे नियमित रूप से कक्षाएं लेते हैं, लोगों को न केवल संगीत की दीक्षा देते हैं बल्कि उन्हें इस योग्य भी बनाते हैं कि वे मंच पर पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी प्रस्तुतियां दे पाते हैं। तो आइए हम बात करते हैं दीपेंद्र हलदर जी से और सुनते हैं ये कहानी उन्हीं की जुबानी। तो दीपेंद्र जी, तो आप सेकंड जनरेशन पे लाइए ना जी। तो बताइए अब संगीत का सफर आपका शुरू कैसे हुआ? संगीत का सफर मेरे घर से शुरू हुआ है। मेरे घर का माहौल संगीत में था। मेरे पापा एक सत्संग ग्रुप चलाया करते थे। सुबह शाम का मतलब ड्यूटी के बाद यही काम था कि भजन कीर्तन लगे रहते थे। पहले पापा बहुत अच्छे खोल वादक थे। एक आपको मालूम होगा शायद, ये बंगाल का एक बहुत अच्छा, एक तरफ छोटा सा रहता है, एक तरफ बड़ा सा रहता है। खोल वादक बहुत अच्छे थे और इस अंचल में पूरे छत्तीसगढ़ में फेमस थे बाबा खोल वादक में। तो वो खोल बजाते थे कीर्तन में और कभी कभार मुझे भी ले आते थे, बोले चलो बैठो करताल बजाओ, खंजरी बजाओ, ऐसा करते थे। तो मैं क्लास 5 में था उस समय। तो मैं गाना गुनगुनाता था, गाता था, फिर मैं गाने सुन गाता था। मैं भगवान के आशीर्वाद से सुर मुझे माता के आशीर्वाद से सरपंच जी दिया के गले में था। तो मुझे दुर्गा पूजा में, हमारे मोहल्ले में दुर्गा पूजा के कार्यक्रम में मुझे बोला गया कि आप ये गाना गाओगे दीपेंद्र। तो वो एक हफ्ते पहले मुझे बोल दिए थे कि वो ये गाना आप गाओगे। मैंने बोला ठीक है। वो गाना था चिंगारी पे भर के, अमर प्रेम का। सबसे पहले ज़िंदगी में मैंने वही गाना अपने मंच में गाया, संगीत किसी मंच पर। तो उस गाने की प्रैक्टिस मैंने एक हफ्ते तक उठते बैठते खाते सोते नहाते, यहाँ तक कि स्कूल में भी पढ़ाई के बाद भी उस गाने को प्रैक्टिस करता रहा कि गाने को गाना है, अच्छे से गाना है। किशोर कुमार जी मेरे बहुत मतलब शुरुआती प्रेरणा स्रोत वही थी मेरे संगीत में। मेरे पापा के बाद यदि कोई थे तो वही थे मेरे। तो उनके गाने बहुत सुना करता था मैं। किशोर कुमार जी के गाने बहुत अच्छे करते थे उनके गाने। तो उस गाने को मैंने गाया मंच पर। तो मेरे पापा बोले कि अच्छी आवाज़ तो है और लोग भी बोले कि अच्छा गा रहे हो, आप सीखो गाओ। तो मेरे घर में एक हारमोनियम था, वो बहुत पुराना था, करीब उस समय 60 साल पुराना हारमोनियम था मेरे पापा के पास। तो उस हारमोनियम से मेरे पापा मेरे को सारे गाँव का अभ्यास कराते थे। मैं नहीं गाता था लेकिन मेरे पापा प्रैक्टिस करवाते थे। तो वो प्रैक्टिस करते करते गले में कुछ ऐसा आ गया। तो फिर मैं पापा के साथ बैठ के कीर्तन वर्तन गाता था, भजन गाता था। यहाँ से मेरी शुरुआत थी। तो कीर्तन गाने से थ्रो बहुत अच्छा हो जाता है। हाँ, कीर्तन गाने से तो गले का एक वोकल कॉर्ड जो है ना वो अच्छा खुल जाता है। बिल्कुल भजन कीर्तन में गला खुलते ही खुलता है, क्योंकि उसमें क्या है कि हम भजन में क्या होता है कि हम सीधे ऊपर से संपर्क करते हैं, हमारे देवताओं से ऊपर से। हमारे साधना जो जिसको बोलते हैं संगीत एक साधना है, तो उस भजन में ही साधना साफ दिखता है बिल्कुल। तो उसमें भाव आता है, भाव प्रधान भजनें होती हैं और गले में जो लोच होता है, जो फ्लेक्सिबिलिटी आती है, वो सब भजन में बहुत ज़्यादा आता है। उसके बाद फिर क्लासिकल का ही और फेफड़ों की ताकत भी बढ़ जाती है। हाँ हाँ, वो भी बढ़ जाती है, आवाज़ खुल जाती है, आवाज़ तेज हो जाती है। हाँ, वो सब होता है। कभी तो मुश्किल लोगों के साथ ये है कि माइक्रोफोन को मुंह से लगाने के बाद भी उसमें आवाज़ नहीं आती। हाँ, अभी क्या है कि लोग एक्चुअली में क्या है, आज के ज़माने में जो अभी चल रहा है दौर, कराओके का दौर, कराओके के लोगों को बर्बाद कर दिया तो इसमें कराओके का साइड इफेक्ट है। कराओके ने बहुत लोगों को सिंगर बनाया है। हाँ, तो बहुत सारे खराब सिंगर भी खराब भी बना दी, क्योंकि उनके गायकी में लोगों का मतलब इतना अच्छी अच्छी प्रतिक्रिया जाती है। लोग किसी का तो आलोचना करते नहीं है, सुपर बेहतरीन, क्या बात है, शानदार, इस तरीके से लोग अपना वो। अब बीच में आपका एक लाइव प्रोग्राम में देख रहा था जिसमें हम खड़े होकर इंतजार कर रहे थे, भाई तो छोड़ समय पर फिर आप संगीत समितियों से भी जुड़े? हाँ, मैं फिर भिलाई संघ समिति से जुड़ा। भिलाई संघ समिति एक ऑर्केस्ट्रा हुआ करता था। उसमें मैं शुरुआती तौर पर मेरा क्या सब कॉन्गो बोंगो वो सब बजाता था। मैं रिदम साइड में था, मैं जनरली तो रिदम बजाता था। तो वहाँ पर धीरे धीरे ऐसा हो गया था कि मैं
गाना गा के वैसे गुनगुनाता था, तो मेरे को सर खान साहब थे उस समय, AR खान हुआ करते थे, वो मेरे को बोले कि एक ऑर्केस्ट्रा है, प्रोग्राम है नेहरू हाउस में, उसमें तुमको एक गाना गाना है किशोर कुमार का। तो फिर मुझे किशोर कुमार के गाना गाने को मिला सौभाग्य से, और वो गाना था मेरे को घुंघरू की तरह बजता ही था। वाह। तो दोनों ये गाने लगभग एक ही जैसे। हाँ, ये गाना भी मेरे दिल के करीब बहुत था। तो उस गाने को मुझे गाने के, उस समय मैं क्लास नाइन्थ में था ना, तो गाना गाने के लिए मुझे स्टेज में बुलाया गया। जब पसीने से तरबतर हो गया था मैं, एकदम पहली बार इतने सारे लोगों को मैंने फेस किया वहाँ पर नेहरू हाउस में। और मेरे ख्याल से यादव किशोर या कुछ ऐसे कुछ था, कुछ कार्यक्रम जिसमें किशोर कुमार के गाने ज़्यादा हो रहे थे, तो मुझे भी गाना गाना कर दिया गया था, घुंघरू की तरह बजता है गाना। तो इस गाने को मैंने गाया, कुछ बिगड़ा कुछ अच्छा भी हुआ। बिगड़ा ज़्यादा क्योंकि पहली बार मैंने इंस्ट्रूमेंट के साथ, इतने सारे ऑर्केस्ट्रा के साथ रिदम छोड़ के गाना गाया माइक में। ठंड का समय था, पसीने से तरबतर हो गया था मैं, तो इतनी घबराहट थी मुझे। उसके बाद फिर मैं बोला नहीं, गाना तो सीखना ही पड़ेगा कैसे भी कर। और देखिए आज जिन लोगों को ट्रेन करते हैं आगे चलकर, हाँ ये बात है। और मुझे फेस करने में एक चैलेंज मैं अपनी ज़िंदगी में एक फेस किया मैंने। मुझे पहले कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना नहीं आता था, हारमोनियम बजाना नहीं आता, कोई भी गाना नहीं आता। मैं क्लास 11th में था, तो हम लोगों को एक इंटर स्कूल म्यूज़िक कॉम्पिटिशन हुआ करते थे उस समय। सारे स्कूलों को एक जगह पर इकट्ठा करके सिंगर्स को वहाँ पर कॉम्पिटिशन होता है। तो नंदिनी में उस समय वो कॉम्पिटिशन हुआ था, मैं उसमें भिलाई विद्यालय में था। तो कई स्कूल से वहाँ आए थे भिलाई के, सब 9 से 5 से 10 से भिलाई विद्यालय से, बहुत लोग जगह थे। भिलाई विद्यालय से मैं गया था, तो वहाँ पर देखा सब अपना सबके गुरुजी आए हुए हारमोनियम बजा रहे हैं सबके साथ। तो मैं एक दीदी थी वहाँ पर, सीमा चक्रवर्ती, तो वो बहुत अच्छी संगीत की गाता थी, मेरी टीचर थी सब 5 गर्ल्स कॉलेज। तो उनको मैं बोला दीदी मेरे साथ थोड़ा बजा दोगे क्या हारमोनियम। तो देखिए क्या होता है, ये कभी कभी कुछ चीज़ें ना ऑन द स्पॉट आपके साथ यदि कुछ गलत हो रहा है ना, उस समय आपको बहुत बुरा लगता है, बहुत तकलीफ होती है। लेकिन वही चीज़ जब आपको ऐसा बाद में लगेगा कि हाँ नहीं वो मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल था, बहुत अच्छा हुआ कि वो मेरे साथ उस समय ऐसा हुआ, वो घटना मेरे साथ उस समय हुई कि उन्होंने मना कर दिया मुझे कि नहीं मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, तो ऐसे ही गा दो। मैंने गा दिया ऐसे ही, कोई नंबर नहीं लगा, उनके स्टूडेंट फर्स्ट सेकंड आए। मैं घर आ गया, बहुत गुस्से में था, मैं तो जानती थी वो दीदी, लेकिन मेरे साथ नहीं हो जाएगी। घर पे आके मैंने कोई 7 साल पुराना हारमोनियम निकाला पापा, और मतलब आए बाएँ कैसे भी करके सारे का पापा से निकालने की कोशिश किया, कुछ भी करके बजाने की कोशिश किया मैंने। तो पापा बोले कि क्या कर क्या रहा है, मतलब नहीं मैं तो सीखना है कैसे भी करके। बोला ऐसे थोड़ी सिखाया जाता है, उसका तरीका होता है तो सीखो। तो मैं सारे का पापा से सीखते थे। एक दिन मैं देखा कि एक जगह से कुछ एक गाना निकल रहा है। सबसे पहला गाना मैंने उसको बजाया था, वो लता जी का गाना था, वो नहीं मन्ना जी का गाना, मस्ती भरा है समा, मस्ती भरा है समा। तो ये गाना मेरे से बजाते बजाते निकल गया। तो मैं देखा माँ कहाँ आ रहा है, तो माँ देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वाले 5 में माँ आ रहा है, सी का आ रहा है, 2 में आ रहा है। इस तरीके से मैंने उसको नोटेशन को नहीं नंबरिंग से मैंने गाने को नोट किया मैं कि इस रेट में ये गाना आ रहा है। तो सबसे पहले वो गाना गाया उसके साथ। नेक्स्ट ईयर जब मैं फिर कॉम्पिटिशन हुआ, वहीं पर नंदन में हुआ, और हमको फिर से भेजा गया वहाँ पर। मैं उस दिन हारमोनियम बजा के गाना गाया वहाँ पर, और वहाँ पर उस कॉम्पिटिशन में मुझे फर्स्ट मिला, प्रथम स्थान, और दीदी के स्टूडेंट को सेकंड मिला, सीमा चक्रवर्ती के। उस दिन मेरे को आके मेरे को इतना आशीर्वाद दी दीदी, मेरे को बोली यदि उस दिन मैं तुम्हारे साथ बजा देती तो आज तुम यहाँ पर नहीं बजाते थे काफी यार, ये जिद तुम्हारे अंदर नहीं आता। इसलिए मैं आज भी उनको बहुत दिल से प्रार्थना करता हूँ, उनका आशीर्वाद मुझे मिला, तो आज मैं हारमोनियम बजा के उस पर कीबोर्ड बजाता हूँ। तो ये सब उनकी देन है। यदि वो ऐसे उस दिन वहाँ पर मना कर दी थी, मैं आज यहाँ नहीं। तो ये सभी के लिए प्रेरणादायक है कि जब भी जीवन में कोई कठिनाई आती है तो या तो आपको कुछ करने के लिए प्रेरित करके जाती है, या आपको तैयार कर देती है आगे और चुनौतियाँ झेलने के लिए। और उस दिन ये चुनौती आपने स्वीकार की, और आज आप सैकड़ों लोगों के लिए ऑर्गन बजाते हैं। मैंने जब भी आपको देखा कि आप कीबोर्ड के पीछे खड़े होते,
लोग गा रहे हैं। एक जमाना था जब कीबोर्ड में ही था मैं कि उसके बाद तो ऐसा हो गया था कि कीबोर्ड में मैं कई सारे प्ले मतलब ड्रामा में म्यूजिक दिया मैंने। करीब 11-12 बार मुझे बेस्ट म्यूजिक अवार्ड मिला मेरे को कीबोर्ड में बजाते। शिमला, दिल्ली, नागपुर, चंडीगढ़, कलकत्ता, इधर विशाखापट्टनम, बॉम्बे, करीब 11-12 बार मुझे सर्वश्रेष्ठ संगीत का अवार्ड मिला मेरे को। और इतना छोटा सा एक कीबोर्ड हुआ करता था पहले, उस कीबोर्ड में मैंने यात्रा में म्यूजिक दिया। एक यात्रा करके हमारे बंगाली उसमें हुआ करता था, बंगाली समाज में, और जिसमें चारों तरफ से दर्शक खुला रहता था। हाँ, ओपन म्यूजिक वो स्टेज हुआ करता था। मेरे पापा खोल लेके बैठते थे, खोल ढोलक ढोलक, और मैं बैठता था इतने छोटे से कैशियो में, पूरे सीन म्यूजिक देता था मैं। वो चीज़ मेरे को आज भी याद है। उस कैशियो से मैंने शुरू किया था अपने म्यूजिकल लाइफ को, बैकग्राउंड म्यूजिक। उसके बाद फिर मैं गाना, जिसको मेरा खिलौना बोलते हैं। हाँ, उसको वो इंस्ट्रूमेंट बहुत यूनिक इंस्ट्रूमेंट था। वो अच्छे बड़े आज के डेट में जो बड़े इंस्ट्रूमेंट थे उसको भी फेल कर देते, लेकिन आज वो बंद हो गया। उसका कैशियो VL1 अभी में नंबर याद नहीं थे, कैशियो VL1 था। उसके बाद में इंस्ट्रूमेंट में आ ही गया था मैं। शास्त्रीय संगीत मेरे गुरुजी ने सिखाया, मेरे हेगड़े गुरुजी। उसका भी एक अच्छी घटना है। मैं स्कूल में ब्लैक में गाना ना गाता था एनुअल डे में, तो मेरे को एक दिन मेरे गुरुजी बोले कि तू गाना सीखता क्यों नहीं, क्लासिकल तो नहीं सीखता। तो मैं बोला मैं तो गा रहा हूँ, मेरे को तो आता है, मेरे को क्या सीखना। बोले तो एक काम कर, मेरे क्लास में आ जा, शाम को मैं क्लास करता हूँ म्यूजिक का, आ जाओ घर पे। तो मैं चला गया घर पे, करीब 40-50 बच्चे बैठे रहते हैं, मेरे को गाने बैठा दिए, सारे गाना बजा रहे थे, गवा रहे थे सबसे। मेरे को बोले तू गा साथ में। तो फिल्मी गाना तो बजा लेता था, लेकिन सारे गाना मेरे से नहीं हो रहा था बिल्कुल। तो बोले बेटा ये जो सारे गाना है ना, ये तुम्हारे फिल्मी गाने का जन्मदाता है, यही तुम्हारे उसके गाने का न्यू है। फिर मेरे को एक गाने का एक सरगम गाया वो सर मेरे गुरु जी, सरगम मेरे को अभी याद है। तो एक सरगम गा दिए थे, मेरे को बोले थे कि एक सरगम गा रहा हूँ, तू सोच और कौन सा गाना ये। वो गाना था सा रे ग प म म सा रे रे ग, कौन सा गाना था। मैंने तू पल पल दिल के बाद पल पल दिल के पास, उसका नोटेशन सुनने वाला बोले ये नोटेशन से ये गाना बना है। और ये नोटेशन तब बना जब ये गाना प्रैक्टिस किया गया है, शास्त्रीय संगीत किया गया है, तब उसके बाद ये गाना बना है सर। तब मैं बोला नहीं सीखना पड़ेगा। उसके बाद मैं गुरु जी के पास जाके सीखा। सीखने के बाद विशारद उत्तीर्ण किया मैंने शास्त्रीय संगीत में गांधीनगर विद्यालय से। उसके बाद शास्त्रीय संगीत का दौर चला, गीतों गजल का दौर चला। फिर मुझे गाने में ऐसा लगा कि हाँ कुछ निखार आ रहा है मेरे गाने में। इसमें जितनी चीजें समझ में आती जाएगी उतना काम आसान होते चला जाएगा। गले का भी रियाज हो जाएगा और अपने को समझ में आएगा कि जैसे मैं इधर उधर भाग जाता हूँ तो मुझे समझाते, ऐसा नहीं बताते। अभी पहले क्या हुआ करता था कि लोग शास्त्रीय संगीत सिखाते थे और सिखा के छोड़ देते थे, लेकिन उसके बाद क्या हो गया, आज के ज़माने में लोग क्लासिकल की तरफ रुझान थोड़ा कम हो गया, उनका लाइट संगीत की तरफ ज़्यादा रुझान हो गया। तो मैंने क्या किया, लाइट को और सुगम संगीत को दोनों को, क्लासिकल को दोनों को मिला दिया। कैसे करके मिला दिया सॉरी, मैं जो क्लास लेता हूँ, मैं क्लास में जो मैं एक एकेडमी चल रही मेरी तार एकेडमी, तो वहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि लोग आते हैं सीखने के लिए, चलिए ठीक है मेरे को हमको फिल्मी गाना सीखना है, चलिए आइए सिखाते हैं। फिल्मी गाना सिखाने के पहले उनको मैं बोलता हूँ कि भैया ये देखो ये सरगम है, ये राग भोपाली है, राग भोपाली में कुछ ये सरगम आपको गा रहा हूँ मैं, बताइए कौन सा गाना है। सारे ग रे ग रे ग पा दा पा दा पा गा, तो दिल करे घबराए। तो बोले ये सरगम यदि आप अच्छे से सीख जाओगे तब ये गाना आपके गले में और निखर जाएगा ना, आपका जो न्यू है बहुत पक्का हो जाएगा। हाँ सर पहले ये राग सिखाइए फिर हम गाना सीखेंगे, तब उनको ये इंटरेस्ट आ रहा है, तो मोटिवेट करने का ये भी। हाँ, तब मैं भी क्या कर रहा हूँ, एक एक राग सिखाता हूँ, उस राग में बेस्ट कोई गीत या गजल उनको सिखाता हूँ, तो उनको दोनों तरफ का रुचि बना हुआ है। इस तरीके से वो सीख भी रहे हैं और परफॉर्म भी करते हैं और आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आपको पता होता है तो आत्मविश्वास बढ़ता है, आत्मविश्वास। और निश्चित तौर पर जब आत्मविश्वास अच्छा हो तो प्रदर्शन भी अच्छा ही होता है। तो कर्म जीवन में आप क्या करते हैं, कर्म मतलब रोजी रोटी के लिए आप क्या करते हैं?
रोजी रोटी, हाँ उसका भी एक कहानी है। क्योंकि यहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आईपीएस जो गाना गाते हैं, जिनको जानता हूँ। मैं जब 79 में मुझे एक अवार्ड मिला था, गोल्ड मेडल अवार्ड मिला था मेरे को बरेली में सर्वश्रेष्ठ गायन के लिए। तो वो अवार्ड मैं लाया था भिलाई स्टील प्लांट में, और उस समय भिलाई स्टील प्लांट में वो चल रहा था कि देवदास बंजारे का एक ग्रुप था, वो चाइना जा रहा था। तो उस टीम के साथ उस टीम के जितने भी सदस्य थे उनको साहब ने बोल दिया था कि हमारे एमडी साहब ने तीन सारे सदस्यों को नौकरी मिलनी चाहिए, पहले नौकरी में दिलाओ पहले उनको, फिर उसके बाद बाहर मिले। तो फिर मेरे को मुझे बोला गया कि आप अपनी पूरा फाइल पुटअप करें। तो मुझे भी मैंने पुटअप किया अपना गोल्ड मेडल का जो जीते में मुझे मिला था अवार्ड मिला है। उसको देने के बाद एक आर्टिस्ट कोटा शुरू हुआ मेरे से भिलाई स्टील प्लांट। अच्छा, आप पहले आदमी है हाँ, जो आर्टिस्ट कोटे में आर्टिस्ट कोटा का सबसे पहला आदमी मैं हूँ, और नॉट इन बीएसपी, सेल लेवल में मैं सबसे पहला आर्टिस्ट हूँ। तो इस चीज़ को अभी दिल्ली में जब भी जाता हूँ प्रोग्राम देने गया था, तो हमारे चेयरमैन साहब भी बोलते हैं कि हमारे सेल के सबसे पहले आर्टिस्ट है। तो मेरे से फिर आर्टिस्ट कोटा शुरू हुआ। उसके बाद फिर ये जितने हमारे भाई बंधु लोग आए हैं, परमजीत चतुर्वेदी जी, उल्लास भाई, शक्ति चतुर्वेदी, ये जितने भी आए थे वो सब मेरे बाद लोग ज्वाइन किए। एसआरसी में काम करते हैं। एसआरसी में काम करते था। तो मेरे पापा मेरे को बोलते थे कि बेटा तू गाना तो गा रहा है। मैंने ग्रेजुएशन के बाद ही मैंने इसको किया, विशारद किया था। उसके बाद फिर ये नौकरी मिल गई। तुम इस चीज़ को ऐसा कुछ बनाओ कि तुम अपना आजीविका चला सको, घर परिवार को आप अपना निर्वाह कर सको, इस तरीके। तो मैं जब ये इस लाइन में पकड़ गया और मेरा जो शौक था वो मेरा पेशा बन गया, मेरा जॉब बन गया। तो बहुत किस्मती हूँ कि मैं भगवान के आशीर्वाद से जो जिस फील्ड में था उसी फील्ड में मुझे नौकरी मिल गई। तो भिलाई स्टील प्लांट के सारे कार्यक्रम में मैं जाता था, दौर बाहर भी जाता था। भिलाई स्टील प्लांट के जो कार्यक्रम वहाँ हुआ करते थे, शिमला, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, इंटर स्टील जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ करते थे, वहाँ भी जाना पड़ता था। कॉम्पिटिशन में जाता था, जजेस बन के जाता था। अच्छा, आप ही के कार्यकाल में फिर वो ट्रिपल एम भी बना था। ट्रिपल भी था उस समय। हाँ, ट्रिपल एम था, वो इंडो सिविल ग्रुप था वो, उसमें रशियंस भी थे और हम लोग भी थे। तो रशियंस को हम हिंदी गाना सिखाते थे, वो हमको रशियन गाना सिखाते थे। उस समय मैंने एक रशियन गाना भी सीखा था। उसको मैं रिकॉर्डिंग में जाके गाता था। मैं वो गाना था, वो उनका रशियंस का, तो वो था, वो बर्थडे सॉन्ग था वो। Utsvigut miyulu zapishiko dipalu zam amada ta aspadirikoi Ilias ne pravodam betadin ne pagodi pashimu ya visholit yako Aya yigrayu nagar mushkil oprakoshid navidu Sadaleriya dindaderiya कितनी अच्छी किस्मत है हमारी कि हम यही बैठे बैठे रूस का गाना सुन रहे हैं, वो भी एक हिंदुस्तानी की तरह से। और ये संभव सिर्फ इसलिए हुआ कि भिलाई इस्पात संयंत्र बनाने में यूएसएसआर का बहुत बड़ा हाथ था, और उनके इंजीनियर लगातार यहाँ बने हुए थे। बहुत कुछ सिखा कर गए भिलाई वालों को, और भिलाई वाले वहाँ जाकर सीख कर भी आए हैं। सबसे बड़ा काम अगर सांस्कृतिक आदान प्रदान का हुआ, आदान प्रदान का, जिसमें सर ने जो किस्सा सुनाया कि ये रशियन गाना गाते थे और वो हिंदी गाने गाते थे, और मैंने सुना कि खूब नाचते भी थे। हाँ, वहाँ तो पहले मतलब उनका जो बैले हुआ करता था ना, उसमें हम लोग को भी वो इन्वॉल्व करते थे कि रशियन बैले जो हुआ करते थे ना, अलग ही मतलब उनका जो एक स्टाइल था वो अलग ही था। रशियन बैले में टो डांस हुआ करता था और सब, तो सिर्फ हम वो सब तो नहीं कर सकते थे, लेकिन हाँ वो बैले में हम लोग इन्वॉल्व करते थे कि आप लोग पीछे रहिए, ऐसा रहिए, ऐसा करते। बहुत आनंद आया। हम लोग करीब भारत के करीब हर शहर में अपने ये कार्यक्रम दे चुके थे। ये पॉलिटिकल म्यूजिक प्लस शानदार कार्यक्रम हुआ करता था। तो फिर अब तो आप अवकाश प्राप्त कर चुके हैं भिलाई इस्पात से? हाँ, मैं 2019 में रिटायर हो चुका हूँ। हालांकि वो देख के लगता नहीं है। हाँ, 5 साल पहले आप अवकाश प्राप्त कर चुके हो। माता की कृपा है, आप लोग का आशीर्वाद है, और कुछ अपने शरीर, मैं शुरू से अपने शरीर को थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस हूँ। मैं गला कॉन्शियस तो होता है सिंगर का भी है, मैं साथ में हेल्थ कॉन्शियस भी। मैं पहले वेट लिफ्टिंग करता था, बॉडी बिल्डिंग करता था, मैं इसमें भी था मैं। और उसके बाद अभी योगा प्राणायाम सुबह 2 घंटे शरीर को देता हूँ मैं, खान पान को थोड़ा ध्यान रखता हूँ मैं।
और इसी बीच मेरे नौकरी में रहते रहते एक बहुत बड़ी उपलब्धि मुझे मिली थी। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम इसमें अरे वाह। दर्ज हुआ है। हम लोग सब मिल के करीब 23 कलाकार लोग मिल के हम लोगों ने करीब 32 घंटे 31 घंटे 45 मिनट हम लोगों ने भजन गायन कर अच्छा, मैराथन भजन गायन हाँ। प्रोग्राम कहाँ पर हुआ था काम? ये कला मंदिर में हुआ था 2005-6 में हुआ था। ये डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी ने इसकी शुरुआत की थी और भाई प्रभंजय जी को बोले थे कि भाई कुछ कलाकार को जोड़ के हमको ऐसा करना है। तो प्रभंजय भाई हमको, उल्लास भाई को, हमको सबको जोड़ के ये कार्यक्रम किया था। तो हम लोग इस ग्रुप के 3 लीडर थे। एक ग्रुप में मैं था, एक ग्रुप में प्रभंजय भाई थे, एक ग्रुप में जैनी लोगों का एक ग्रुप था, वो कोठारी मैडम कोठारी थी, वो उसमें ग्रुप लीडर थी। तो हम 3 लीडर मिलकर 23 लोग को ट्रेन किए थे हम लोग। तो जब ये कार्यक्रम चल रहा था, लक्ष्य क्या था? गिनीज बुक में रिकॉर्ड बनाना है या फिर भजन का आनंद लेना? नहीं, हाँ, जो दोनों था, क्योंकि एक पुराना रिकॉर्ड था वो 22 घंटे का था। तो ये उज्ज्वल पाटनी जी उसको कोच किए थे कि 22 घंटे का एक मैराथन है, उसको ब्रेक करना है। हम लोग को मीटिंग हुई थी बहुत सारे, तो बोले इसको ब्रेक करना है और साथ में आप लोग को भजन के साथ करना है। और वो भी कोई फिल्मी भजन नहीं, सारे के सारे प्राइवेट भजन होंगे। तो उसमें अनूप जी के भजन, फिर मारुति शरण जी के भजन, और जितने भी भजन, जितने भी बड़े वैसे आप तो खुद भी कंपोज करते हैं? हाँ, हम लोग खुद के भी भजन गाए इसमें। अनूप जिरोटा जी इसमें आशीर्वाद देने के लिए भिलाई आए थे, हम उनको आशीर्वाद दिए। उनके भजन हम लोग, उन्होंने बोले कि ये सब भजन गाओ, तो ये सब चीज़ें हमको साथ भी दिया। और उसके बाद फिर हम लोगों ने 5 तारीख और 6 तारीख को हमने ये हमें पूरा किया। 2 दिन कंटिन्यू गाया और उसके बाद उस रिकॉर्ड को तोड़ा 22 घंटे के, और नया रिकॉर्ड जो आज तक कायम है। 22 को 32 करके तो कायम रहना ही है। हाँ, तो 1.5 गुना हो गया ना? 1.5 गुना, इसका 1.5 गुना हो गया। आज तक है। अच्छा, तो मौजूदा दौर तो चल रहा है अभी गायन का, इसको लेकर आप कितने संतुष्ट और क्या सोचते हैं इसके बारे में? मैं बताया ना, आज के डेट में अभी जो दौर चल रहा है, देखिए क्या होता है, पुराने जमाने के गीतों को आप ध्यान से सुनिए, उन गीतों के जो इंटरल्यूड्स हैं ना, वो तक याद रहते हैं हमको। उन गीतों के इंटरल्यूड क्यों? क्योंकि क्या होता था कि एक गीत के जो संगीतकार हुआ करते थे, जैसे एक गीत के संगीतकार आर डी बर्मन, तब आर डी बर्मन जी क्या करते थे, उस गीत के वो भी स्वरबद्ध करते थे, और साथ में जो उसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक, उसका जो इंटरल्यूड म्यूजिक है, प्रील्यूड म्यूजिक है, उस गाने का जो बॉडी म्यूजिक है, वो सब वो खुद ही बनाते थे। तो उसमें क्या होता था, उनकी एक सोच वो पूरे गीत को फ्रेम करती थी। आज के डेट में क्या होता है, संगीतकार गाने को बना देते थे, गाने के बनाने के बाद बोले ये गाना ये धुन में गाना, ये धुन है। अब वो गाना दिया जाता है अरेंजर को, अरेंजर आके उस गाने को सुनता है, अपने हिसाब से वो इंटरल्यूड और उसको तैयार करता है। अब वो गाने का 2 पार्ट हो गया ना, सोच। इसलिए आज के डेट में आज के जितने भी गाने हैं ना, आप गा के देखिए, उसका इंटरल्यूड आपको याद नहीं रहेगा। अब पुराने जमाने का मेरा जूता है जापानी, ये सब म्यूजिक याद रहता है। क्यों? क्योंकि वो एक सिंगल सोच की थी। आज के डेट में वो गाने सब बढ़ गए। बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई आपने कि एक गाने बढ़ में गया, इंटरल्यूड्स होते हैं, उसकी बॉडी का म्यूजिक होता है, उसके लिरिक्स के म्यूजिक होते हैं। हम लोगों ने इतने बारीकी से कभी सोचा नहीं था। इंटरल्यूड, प्रील्यूड, गाने का बॉडी, ये सब चीजें मतलब जो एक होता है ना, वो एक ही सोच से बनता था पहले। आज क्या हो रहा है कि वो अरेंजर कोई और होता है, म्यूजिक डायरेक्टर कोई और होता है, बैकग्राउंड म्यूजिक कोई और देता है, वो गाने बढ़ जाते हैं, आत्मा निकल जाती है, आत्मा निकल गाना बन जाता है। वही। और अब तो एआई आ गया है। हाँ, एआई आ गया। अमिताभ बच्चन 5 रुपए ले रहे हैं, 2 रुपए ले रहे हैं, पेटीएम की। बस ये एक्चुअली आप अमिताभ बच्चन नहीं है, वो एआई जनरेटेड वॉइस है। और गायन में भी अपन टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा यूज करने लगता है, गायन में, म्यूजिक में। अब देखिए कराओके ने क्या कर दिया, कराओके सिस्टम में अच्छे कराओके, ऐसा नहीं कि कराओके बुरी चीज नहीं है। यदि लोग सीख के कराओके के गाए, जैसे मैं अपने ताल अकादमी में कराओके का क्लास भी लेता हूँ, कि आप कराओके में ऐसे गाइए कि ऐसा लगे कि सुनने वाले कोई लाइव कोई गा रहा है इंस्ट्रूमेंट के साथ। आप कराओके में गा रहे हो और कराओके का जो एक उसमें ग्राफ चलता रहता है, उसके हिसाब से आप गाते हो, तो उसमें आपका लय
आपका छंद सब बिगड़ जाता है, ताल कहीं चले जाता है, आपका गाना कहीं चले जाता है, इस तरीके से हो जा रहा है। सीखते नहीं है ना लोग, बस वो कह रहा था तो उनको हाथ में मिल गया, मोती की माला वाली बात हो गई। क्या वो क्या ही करेगा, काट काट के देखेगा। हाँ, बस वही है कि वो सीखना चाहिए लोगों को। मेरे गुरुजी बोलते थे कि जितना आप सीखोगे और उससे ज्यादा आप जितना सुनोगे उतना अच्छा आपका गला बनेगा। आप तानसेन बनने के पहले कानसेन बनिए। आप अच्छा सुनो, सुन के सीखो, तब आप गाओ। वाकई में बहुत कीमती बात है कि आपकी लिसनिंग जितनी अच्छी होगी, आपकी न केवल मेमोरी उतनी अच्छी होगी, जब आप रिप्रोड्यूस करेंगे वो भी उतना ही अच्छा होगा। डेफिनेटली, बिल्कुल सही बात। जैसे आप मातृभाषा सीखते हैं, आप सुन सुनकर सीखते हैं, कोई आपको लिखवाता नहीं है, पढ़ाता नहीं है, ग्रामर नहीं पढ़ाता, मगर मातृभाषा आपकी सबसे स्ट्रॉन्ग भाषा बनकर उभरती है क्योंकि आपने इसको सुनकर सीखा है। सुनने के कुछ और वो बता सकते हैं कि गुड लिसनिंग इन केस ऑफ म्यूजिक वो क्या होता है? आप देखिए, कोई भी गाना आप जैसे मतलब आपको वॉइस कल्चर में जाना है, वॉइस मॉड्यूलेशन सीखना है, तो आप उस तरह के गाने को सुनिए आप कि वो गाने में कहाँ पर उसका वॉइस क्या होता है। देखिए, कोई भी गाना आप गा रहे हो ना, तो उस गाने में ज़रूरी नहीं है कि हर जगह आपको चीख के गाना है। तो गाने के हिसाब से, उस भाव के हिसाब से आपको कहीं वॉल्यूम को कम करना पड़ रहा है, कहीं सॉफ्ट करना पड़ रहा है, कहीं शार्प करना पड़ रहा है। वो आप जितना अच्छे सुनोगे वो उतना अच्छे से। जैसे देखिए, किशोर कुमार जी के गाने बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें वो पूरे अच्छे तरीके शार्प इसमें गाते हैं। जैसे हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिन। अब वही किशोर कुमार जब वो वाला गा रहे हैं, पंथी हूँ मैं उस पथ का, अंत नहीं जिसका, ये वॉइस मॉड्यूलेशन है। तो ये गाने के भाव के हिसाब से आपको वॉइस मॉड्यूलेशन, वो जितना अच्छा आप सुनोगे उतना अच्छा आपका गाना तैयार होगा। ये एक डिपार्टमेंट एक ही होता है ना, तो इसलिए यहाँ से यहाँ करेक्शन वो एक ही रहता है। आप जितना अच्छा सुनोगे उतना अच्छा गाओगे। तो जब आप गा रहे हो तो कान में बजना चाहिए, बजना चाहिए। गाना कान में बजेगा। आप जब तक अपने गाने में खुद नहीं डूबोगे, आप अगले को नहीं डूबो पाओगे। मेरे को कई लोग बोलते हैं कि दादा आप ये गाना इतना अच्छा गाए हो, हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे। उस गाने में मैं जब खुद गाता हूँ तब मेरे खुद भी रोंगटे खड़े जाते हैं। मैं जब खुद गा रहा हूँ तब मैं समझ जाता हूँ कि हाँ, लोगों को पसंद है। इसी को शायद बोलते हैं फील करना, गाने को फील करना। गाने को फील करके नहीं गाओगे तो गाना मतलब सामने वाले के दिल को छुएगा ही नहीं, छुएगा ही नहीं, किसी का अर्थ नहीं छुएगा। तो दादा कुछ गाना हो जाए, क्योंकि गायक सिर्फ बैठ के बातें करें तो अच्छा नहीं लगता है। तब हम आपको सुनाते हैं कुछ गीत। चिंगारी कोई भड़के, चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए, उसे कौन बुझाए। पतझड़ जो बाग उजाड़े, वो बाग बहार खिलाए, जो बाग बहार में उजड़े उसे कौन खिलाए, उसे कौन खिलाए। एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया, एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया। पहले अपना हुआ करता, अब किसी का हो गया। एक हंसी शाम को
मुद्दतों से आरज़ू थी जिंदगी में कोई आए, सुनी सुनी जिंदगी में कोई शमा